उधर राहुल गांधी जो बिहार में यात्रा पर है, उन्होंने भी तैयारियों से संबंधित जो छात्र हैं उनसे मुलाकात की, उनकी समस्याएं जानी, और वो चूंकि इस क्रम में लगातार लगे हुए हैं, इस पर काम कर रहे हैं। वो इसके पहले भी मुखर्जी नगर में भी छात्रों के बीच में गए, वहां तब भी उन्होंने उस मुद्दे को उठाया, आज भी उस मुद्दे को उठा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये हर बार ऐसा होता क्यों है? क्या इस लोकतांत्रिक देश में अपने अधिकारों की मांग करना, पहली बात तो मुझे लगता है कि देश के लिए इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में यही शर्मसार करने वाली बात है कि हमारी पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी को नौकरी और इस तरीके की परीक्षाओं को फेयर तरीके से कराने के लिए सड़क पे उतरना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है। आखिर क्यों करना पड़ता है? सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार ने उसके लिए संस्थाएं बना रखी हैं। सरकार आज जो सरकार लाठी भाजने का आदेश देती है, वही सरकार उन संस्थाओं के मुखियाओं का कॉलर पकड़ के क्यों नहीं पूछती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने परीक्षा गड़बड़ कराई, तुमने ये परीक्षा समय से क्यों नहीं कराई, साफ सुथरी क्यों नहीं कराई? क्यों हमारे देश के भविष्य को, युवा पीढ़ी को सड़क पर उतरना पड़ रहा है कि परीक्षा साफ सुथरी करा लो, समय से करा लो? पहली बात तो मुझे लगता है कि देश को इसी पे शर्मसार होना चाहिए। लाठी डंडा तो छोड़ दीजिए, शर्म आपको इस बात पर आनी चाहिए कि आपके इस लोकतांत्रिक देश में, जहां विश्व गुरु बनने के दावे किए जा रहे हो, उस देश में एक परीक्षा तक समय से नहीं हो पाती है कि समय से पढ़ लिख करके व्यक्ति को उसका भविष्य सुरक्षित करने का ऑप्शन मिल सके, समय से एक नौकरी मिल सके। और उसके बाद उसमें सुधार के क्रम में जब वो आगे आते हैं तो उनको रौंदा जाता है, कूटा जाता है, पीटा जाता है, सब कुछ किया जाता है उनके साथ। इस पर आप कितना गर्व कर पाइएगा, कितना शर्म करिए, ये आपका हर व्यक्ति का शायद अपना अपना विवेक हो सकता है। डॉक्टर संदीप, आखिर कौन सा पाप इन्होंने कर दिया था, कौन सा जुर्म कर दिया था? ये तो कोई गैर सनातन बात भी नहीं कर रहे थे। सत्ता को आज सूट करता है कि सनातन धर्म की बात हो, सत्ता को सूट करता है कि हिंदू खतरे में हो। वहां तो ये हिंदुओं को खतरे से बाहर भी नहीं निकाल रहे थे, लेकिन फिर भी इनको लाठियों से तोड़ा गया। क्या मांग रहे थे ये? कब से ये क्राइम हो गया है? जी हाँ जी, हो गया जी, हो गया। क्राइम है ना इस देश में, जहां तानाशाही हो, जहां मतलब ऐसी चीजों को जिनका कोई मतलब नहीं उनको यूलोजाइज किया जाता हो, और वहां अगर आप रोजगार मांगेंगे तो ये तो गलत काम है ना, तो लाठियां चलेंगी ही। जब आपने सरकार चुनी है धर्म की अफीम बांटने वाली, वहां आप रोजगार मांगेंगे तो समस्या तो होगी ही। आपको इन युवाओं को तो खड़ा होना ही है, क्योंकि कोई कब तक बर्दाश्त करेगा? हर बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है, बर्दाश्त की एक सीमा होती है। एग्जाम्पल से पूरी दुनिया भरी हुई है राम प्रकाश जी। जैसे जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से लेकर 1918-19 तक, और उसके बाद एक संधि होती है जिसमें जर्मनी के ऊपर तमाम तरह के सैंक्शंस थोपे जाते हैं और जर्मनी पूरी तरह से तबाही की तरफ बढ़ता है। वैसी स्थिति में एक तानाशाह का उदय होता है जो उनको बहुत ही जबरदस्त झूठे झूठे सपने दिखाता है। उनको दिखाता है कि मतलब हालत ये हो गई थी राम प्रकाश जी, छोटी सी कहानी से मैं बता दूं, मैं नाम तो भूल रहा हूँ उस किसान का, जर्मनी के एक प्रांत का एक किसान था। वहां मुद्रा का इतना अवमूल्यन हो गया था राम प्रकाश जी कि एक किसान को एक दिन उसकी सैलरी मिली। सैलरी जानते हैं कितने मिली? एक बैलगाड़ी मिली। और उस एक बैलगाड़ी सैलरी को लेके, पैसे को, नोट को लेके वो बेकरी की दुकान पर पहुंचा, और उस दुकान पर जब वो पहुंचा तो उसको एक पैकेट ब्रेड भी नहीं मिल पाया, जो एक अंडर वैल्यू ब्रेड थी वो मिली, उसको लेके आया। मतलब हालत ये हो गई थी, सैंक्शंस को मीट करने के लिए जर्मनी ने इतनी नोट छापी कि हालत खराब हो गई थी। बच्चे नोट से कागज की जगह पे खेला करते थे जर्मनी में। उस जर्मनी ने मैंने द्वितीय विश्व युद्ध आता है, उसमें एक तानाशाह आता है, जर्मनी तबाह हो जाता है। लेकिन फिर एक और कहानी है, 1919 के बाद जर्मनी तबाही की ओर बढ़ता है, तानाशाह का उदय होता है, वो और बड़ी तबाही की तरफ ढकेलता है। लेकिन 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो उसके बाद जर्मनी ने अपने आप को पूरी तरह से खड़ा कर लिया। हालत यह है कि मतलब एक तरह से यूरोप में सबसे मजबूत देशों में से एक जर्मनी है अभी। तो उतना बड़ा युद्ध झेलने के बाद जर्मनी अपने आप को कैसे खड़ा कर पाया? इसलिए खड़ा कर पाया कि उसने अपने युवाओं के हुनर और एजुकेशन को साथ साथ जोड़ा। हालत यह है कि मैंने यूरोप का, मैंने आधा जर्मनी जो है पूरे यूरोप का एक तरह से इंजीनियरिंग का हब है, ऑटोमोबाइल्स का हब है। आप देखिए कि दुनिया में एग्जाम्पल्स हैं, तमाम एग्जाम्पल्स है। जैसे
आयरलैंड आयरलैंड के युवा देश छोड़ के जा रहे थे, आयरलैंड की हालत खराब थी, और उसने जिस तरह से तमाम तरह के क्षेत्रों में, खास करके टेक्नोलॉजी के फील्ड में अपने यहाँ विदेशी इन्वेस्टमेंट करवाया, और कई तरह के उसके यहाँ मतलब कंपनियां आई, और वो एक बहुत बड़ा एक रोजगार देने वाला देश बन चुका है। खास करके फेसबुक, गूगल, एप्पल के ऑफिसेज हैं आयरलैंड जैसे देश में, और उसको एक समय बहुत ही समस्याग्रस्त देश माना जाता था। 1965 में सिंगापुर की हालत एक छोटा सा आइलैंड है, लेकिन उसने अपने आप को फाइनेंस में, बैंकिंग में, टूरिज्म में इतना आगे बढ़ाया कि अभी वहां बेरोजगारी दर 2% है। उसी तरह से चाइना, जिसे एक समस्या माना जाता था, आप सोचिए कि वहां ओपियम वार तक हुआ था, वहां के लोग इतनी दुर्दशा में जी रहे थे। उस बेरोजगारी से चाइना करीब करीब अब पूरी दुनिया का माने एक तरह से कैपिटल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बन चुका है। आधा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना में हो रही है पूरी दुनिया की। माने एक फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है चाइना को। तो चाइना, जर्मनी, आयरलैंड, ये तमाम देश हैं। मतलब इन लोगों ने दक्षिण कोरिया को लीजिए, छोटा सा देश है राम प्रकाश जी, दक्षिण कोरिया। भारत की जो मैंने बेसिकली जो ये एलजी, सैमसंग, हुंडई, जिसे हुंडई कहते हैं, ये सारी कंपनियां जो हमारे भारत में एक बहुत ही जाना पहचाना नाम है, ये इस छोटे से देश दक्षिण कोरिया की कंपनियां हैं, और पूरे भारत के मार्केट पर इनका जबरदस्त कब्जा है। कब्जा इन द सेंस क्योंकि हम नहीं बना सकते, तो हमारे युवाओं को मैन्युफैक्चरिंग में, टेक्नोलॉजी में, साइंस में, और ये सब कुछ कैसे होगा? एडुकेशन से होना था। हमने एडुकेशन को गौमूत्र और गोबर से लीक दिया है, उसका गौमूत्राइजेशन और गोबरीकरण कर दिया। तो ऐसी स्थिति में जब हमारे युवाओं की स्किल बेहतर नहीं होगी, अब हमारे साथी कह रहे थे, वरिष्ठ साथी अभी पैनल में, कि हमारा जो हमारी पॉपुलेशन अच्छी क्या दुनिया में नंबर 1 है हम पॉपुलेशन के मामले में, लेकिन वो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड था, वो डिविडेंड नहीं, अब डिजास्टर, उन्होंने ये शब्द यूज किया, मैं सुन रहा था ध्यान से, वो डेमोग्राफिक डिविडेंड, और उन्होंने ये नहीं कहा कि डिजास्टर बन चुका है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, उन्होंने बचते हुए कहा कि डिजास्टर बन जाएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि डिजास्टर बन चुका है। क्योंकि एक्चुअली बुजुर्ग लोग, वैसे तो किसी भी समाज में बुजुर्ग लोग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन हमारे युवा ना कम उम्र में ही बुजुर्ग मैंने वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके हैं। जब आपके पास कोई स्किल नहीं होगी और आप युवा होंगे, तो आप समाज पे एक तरह का बोझ बन जाते हैं। बुजुर्ग तो फिर भी अपने अनुभवों का भंडार है, उनके पास बहुत सारी चीजें हैं, और उनसे नई जनरेशन सीख सकती है। अब लेकिन अब दिक्कत यह है कि हमारे युवा बिना स्किल के बहुत ही खराब स्थिति में हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में हम अब स्किल कैसे बनाएंगे? जो लोग 25-30 के पार जा चुके हैं, उनको कैसे हम ट्रेन करेंगे? स्किल इंडिया चूंकि एक सपना दिखाया गया, लेकिन स्किल इंडिया कुछ क्वालिटी चेंज कर नहीं पाया, क्योंकि वो भी करप्शन में लिपट गया। लोग कहते हैं कि करप्शन का, आप हमको बताइए, करप्शन तो इतना ज्यादा है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। युवा जो है, वैकेंसीज नहीं आ रही है। ऐसा भारत में कभी नहीं हुआ था कि बच्चे जो है वैकेंसीज के लिए आंदोलन कर रहे हैं, और उस आंदोलन को आपको पूरा मीडिया को जोर लगाना पड़ रहा है, प्रशासन का लगाना पड़ रहा है कि भाई बताओ ये नकली है, यहाँ लोग नहीं, मतलब ये फर्जी लोग हैं, फर्जी प्रोफेसर टीचर्स हैं, फर्जी लोग हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है जी।